नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम पंचायती राज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 4 से 5 क्लास हो चुकी हैं। जो हम कल पिछले क्लास में हम ग्राम पंचायत तक पढ़ चुके थे इसमें, ठीक है। तो हम जो भी आपके पंचायत से संबंधित जो सिलेबस दिया हुआ है बीपीओ का, उसमें लगभग 6 से 7 टॉपिक हैं। उसमें हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, पंचायतों का आधुनिक स्वरूप, ठीक है। तो उसका हम ग्राम पंचायत तक का टॉपिक हम कर चुके थे, ठीक है। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायत से आगे की कड़ी जो है क्षेत्र पंचायत, जो कि मिडिल लेयर में आती है पंचायती राज में। तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब सभी क्लास शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। आप जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और हम पूरा सिलेबस को ऐसे ऐसे करके खत्म करेंगे, धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, ठीक है। अब सिलेबस खत्म होने के बाद हम अपना जो पेड ग्रुप हमारा चल रहा है उसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे नीचे दिया होगा ज्वाइन करने के लिए, नीचे दिया होगा टेलीग्राम आईडी, उसमें आप जाके मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। जो कि बहुत नॉमिनल फीस है। उसमें हम ये भी बता दे रहे हैं कि क्या क्या है। देखिए, उसमें हमारे बीपीओ का जितना भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे वीडियो तो यहाँ पे डाल रहे हैं कि जो इसका पीडीएफ होगा वो पेड ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम यूपीजीके का नोट्स भी डालेंगे और कंप्यूटर के भी नोट्स डालेंगे वहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस के भी वहाँ पे ई बुक वगैरह डालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम 10 मॉक टेस्ट पेपर से पहले बीपीओ के वहां पे डालेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 मॉक टेस्ट डाले जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने क्लास को। तो हम क्षेत्र पंचायत शुरू करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ग्राम पंचायत तक तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और देखिए क्षेत्र पंचायत में क्या है। तो क्षेत्र पंचायत आपको पता है कि देखिए पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत होती है। तो सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम पंचायत। और उसके ऊपर होता है क्षेत्र पंचायत, ठीक है। उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत होता है। तो हम क्षेत्र पंचायत के बारे में पढ़, इसके ऊपर होता है जिला पंचायत, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्षेत्र पंचायत क्या है। तो देखते हैं इसके गठन का नियम वर्णित है। तो अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में वर्णन किसमें कहाँ था। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन आपको पंचायती राज अधिनियम 1947 में वर्णन था। लेकिन क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में वर्णन पंचायती राज अधिनियम 1947 में नहीं वर्णित है। ये कहाँ वर्णित है तो देख लेते हैं। इसके गठन का नियम वर्णित है कहाँ पे? यूपी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961। तो आपको ये पूछ सकता है कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कहाँ वर्णन है। तो यूपी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में। अब देखते हैं जो यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम है उसके कुछ प्रावधान हम देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कब पारित हुआ? विधानसभा से पारित कब हुआ? तो विधानसभा से पारित हुआ 19 मई 1961 को। विधान परिषद से पारित हुआ 1 मई 1961 को, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 29 नवंबर 1961 को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद से 1 मई, विधानसभा से 19 मई और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 29 नवंबर 1961 को, ठीक है। अब देखिए यूपी असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ। तो गजट में प्रकाशित कब हुआ? 3 दिसंबर 1961 को गजट में प्रकाशित हो गया ये जो अधिनियम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि यूपी क्षेत्र पंचायत का गठन। अब देखिए, अब इसमें दिया हुआ क्षेत्र पंचायत का गठन। तो क्षेत्र पंचायत का, अब देखिए क्षेत्र पंचायत के गठन का वर्णन कहाँ है। तो क्षेत्र पंचायत के गठन का जिला पंचायत नियम 1961 की धारा नंबर 5 में, धारा नंबर 5 में वर्णन है क्षेत्र पंचायत के गठन का, ठीक है। तो अब क्षेत्र पंचायत कैसे बनता है देख लेना। तो देखिए क्षेत्र पंचायत बीडीसी मतलब जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कुछ सीनियर उप ब्लॉक प्रमुख होते हैं और कुछ जूनियर उप ब्लॉक प्रमुख होते हैं। तो इन सबको मिलाकर क्षेत्र पंचायत गठन होता है। अब आपको हम बता दें कि ब्लॉक प्रमुख कौन होता है और बीडीसी या क्षेत्र पंचायत सदस्य क्या होता है। तो आपको पता होगा कि देखिए जब प्रधानी का इलेक्शन होता है तो एक बीडीसी का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, तो उसको आप चुनते हैं। अब जब सब क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन जाते हैं तो उन्हीं में से एक आदमी लड़ता है ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन। तो सारे बीडीसी लोग मिलकर उसको वोटिंग करते हैं और उसको अपना अध्यक्ष बनाते हैं। तो वही है ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। तो गठन हो गया आपका। अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या एक सेकंड। अब हम आगे देखने वाले हैं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या। तो सदस्य कैसे कितने कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, मतलब कहाँ कहाँ पे ये देखना है। जैसे कि आपको पता है ना कि 1000 जनसंख्या तक 9 होते थे, और फिर 1000 से 2000 तक जनसंख्या होने पर 11 होते थे, फिर 3000 तक 13 होते थे, फिर 3000 से ज्यादा होने पर 15 सदस्य होते थे जो ग्राम पंचायत के अंदर। तो उसी तरह से कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य कितने जनसंख्या पे होंगे उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है।
तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों जगह अलग अलग हैं। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, अगर जनसंख्या 25,000 तक है तो 25,000 है तो 20 बीडीसी होंगे, और अगर 50,000 है तो 40 बीडीसी होंगे। ठीक है, तो आपको याद करना है कि 25,000 जनसंख्या पे 20 बीडीसी और 50,000 जनसंख्या पे 40 बीडीसी होते हैं। ठीक है, अब मैदानी भागों में देख लेते हैं। ये तो पहाड़ी भागों में था। मैदानी भागों में अगर 50,000 तक जनसंख्या है तो 20 बीडीसी, और अगर 50,000 से ज्यादा जनसंख्या है तो 40 बीडीसी। इसमें मैदानी भाग में 50,000 है तो 20 बीडीसी और क्षेत्र पंचायत सदस्य, और 50,000 से ज्यादा है तो 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये संख्या होगी इनकी। अब बीडीसी के लिए योग्यता क्या होती है, जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, तो इसमें आयु कितनी होगी, आयु मिनिमम 21 ईयर्स, मतलब 21 वर्ष तो ग्राम पंचायत में भी है, जितने भी पंचायती राज है उस इंस्टीट्यूशन है सब में 21 वर्ष का है। ठीक है, अब इसका चुनाव कैसे होता है, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा जो मतदाता सूची में शामिल हो। देखिए ग्राम सभा पता है कि एक ग्राम सभा बनाई जाती है, इसमें 1,000 मिनिमम होते हैं, मतलब तो ग्राम सभा में जो होंगे, जो मतदाता सूची में जो होंगे ग्राम सभा के, वही लोग इसकी वोटिंग करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्रधान के साथ इसका इलेक्शन होता है। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए कि कहीं एक गांव, जैसे एक ग्राम सभा कोई बड़ा हो, मान लिया कहीं बड़ा ग्राम सभा हो तो उसमें दो तीन बीडीसी भी हो सकते हैं, और मान लिया अगर एक थोड़ा छोटा हो तो 2 भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 छोटे छोटे हैं ग्राम सभा तो उसका दोनों का मिलाकर 1 बीडीसी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा सा ग्राम सभा है, जैसे एक बड़ा सा ग्राम सभा है तो यहाँ पे 1 बीडीसी है और 1 बीडीसी, मतलब इतनी जनसंख्या बच जा रही है तो दूसरे गांव को मिलाकर, इस दोनों को मिलाकर 1 बीडीसी बना दिया जाए, तो इस तरह से हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम नीचे दर्शाए हुए हैं उसको, तो आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी ग्राम से लड़ सकते हैं, चाहे वो वहां का निवासी हो या ना हो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखिए ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए आपको जहां से, जिस ग्राम सभा से लड़ रहे हैं उसका आपको वोटर होना चाहिए, वहां का स्थायी निवासी होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के लिए नहीं है। अगर आप जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां के वोटर हो, तो इसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पंचायत के आरक्षण। अब देखिए क्षेत्र पंचायत में आरक्षण किस तरह से है, तो जनसंख्या के अनुपात में है। तो जनसंख्या के अनुपात में किनको दिया जाता है, तो SC/ST के लिए 21%, महिलाओं के लिए 33% और OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब SC/ST को आरक्षण कैसे मिलता है, तो आप लोगों को पता है कि SC/ST का जो आरक्षित सीट है, आरक्षण केवल SC/ST के लिए होता है, और पुरुष और महिला दोनों लड़ सकते हैं। अगर SC/ST के लिए आरक्षित क्षेत्र है तो पुरुष महिलाएं दोनों लड़ सकती हैं। ठीक है, अगर OBC के लिए आरक्षित क्षेत्र है तो पुरुष और महिलाएं दोनों लड़ सकती हैं, मतलब OBC के लिए। ठीक है, अब महिलाएं जो होगी, जैसे OBC का क्षेत्र है तो OBC महिलाओं को 1/3 आरक्षण OBC के आरक्षण वैसे भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सामान्य का है, अगर सामान्य सीटें हैं, मतलब कहीं पे सामान्य सीट है तो कोई भी कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो SC/ST OBC या महिला चाहे जो हो। ठीक है, अगर सामान्य है तो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के बारे में तो हम जान चुके हैं। आप थोड़ा बात हम करने वाले हैं कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिसको ब्लॉक प्रमुख करते हैं, उसके बारे में जानकारी हम देख रहे हैं। तो क्या है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है। देखिए इसका होगा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक है, बल्कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान से चुना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो व्यक्ति के नाम पर चुनाव होता है, ना कि चिन्ह पे। जैसे देखिए व्यक्ति के नाम है, जैसे कि देखिए मान लिया कि ABCDE और F और G इतने लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन के आए हैं। अब इनमें से ए बोला कि हम अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, और बी भी बोला कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। तो अब A-B अपने नाम पे अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, बाकी का जितने लोग ABCDEFG सब लोग वोटिंग करेंगे। अब जो ज्यादा वोट पा जाएगा वही ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शपथ। अब देखिए शपथ कौन दिलाता है, अगर कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य बन जा रहा है या ब्लॉक प्रमुख बन रहा है, अध्यक्ष बन जा रहा है, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ दिलाएगा जिला अधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी। अब जिला अधिकारी एक अधिकारी को नामित कर देंगे जो ब्लॉक प्रमुख को सदस्य दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए। तो उसका नाम होता है परगना अधिकारी या SDM या नायब तहसीलदार। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है जो आपको ब्लॉक प्रमुख को शपथ दिलाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पूछ सकता है कि ब्लॉक प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन में दे देगा SDM, परगना अधिकारी, नायब तहसीलदार या इनमें से तीनों। तो ऐसे देगा तो आपको लगाना होगा इनमें से तीनों में से कोई भी एक हो तो शपथ दिला सकता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल का वर्णन कहाँ गया। जैसे ब्लॉक प्रमुख का जो कार्यकाल है उसका वर्णन कहाँ किया गया है, या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल का वर्णन कहाँ किया गया है। तो देखिए, ये यूपी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा नंबर 8 में इसका वर्णन किया गया है। धारा नंबर 8 में 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अब यह देखिए, यदि क्षेत्र पंचायत 6 माह से अधिक समय के पहले पंचायत भंग हो जाता हो, यदि क्षेत्र पंचायत 6 माह से अधिक समय पहले पंचायत भंग हो जाता हो तो शेष अवधि के लिए नए क्षेत्र पंचायत का गठन होता है। लेकिन अगर 6 माह से कम, अब देखिए अगर 6, देखिए 2 कंडीशन है। मान लीजिए देखिए ये एक कोई बीडीसी है, अब 6 महीना से कम, 6 माह से ज्यादा का टाइम अभी इलेक्शन में बचा हुआ है, और एक तरफ 6 माह से कम का टाइम इलेक्शन में बचा हुआ है। तो अगर 6 माह से ज्यादा का टाइम इलेक्शन में बचा हुआ हो तो बाकी के कार्यकाल के लिए चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन अगर 6 माह से कम कार्यकाल बचा हुआ है तो जब सामान्य इलेक्शन होंगे पंचायतों के, तब उसी के साथ 5 वर्ष के लिए पूरा इलेक्शन कराया जाएगा। तो वही यहाँ पे वर्णित है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए त्यागपत्र कैसे देते हैं। देखिए त्यागपत्र कैसे देते हैं, तो त्यागपत्र जैसे ये अब जैसे जो ब्लॉक प्रमुख होगा वो किसको त्यागपत्र देगा, या क्षेत्र पंचायत सदस्य किसको त्यागपत्र देगा, तो वही देखिए लिखा हुआ है। त्यागपत्र कौन देगा? देखिए ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष किसको देता है, तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है। ठीक है। किसको देता है? जिला पंचायत अध्यक्ष को। अब जो दोनों प्रकार के उपाध्यक्ष हैं, जो दोनों प्रकार के जिसे उप ब्लॉक प्रमुख जो कहते हैं, जो सीनियर और जूनियर लेवल के हैं, वो किसको देते हैं? तो ब्लॉक प्रमुख को देते हैं। और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, क्षेत्र पंचायत सदस्य या बीडीसी जो है, वो किसको देगा? ब्लॉक प्रमुख को देता है। ब्लॉक प्रमुख मतलब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को देता है। ठीक है। ये त्यागपत्र के मामले में मामला होगा, तो इसको आप लोग याद करेंगे। पूछ सकता है डायरेक्ट कि ब्लॉक प्रमुख किसको त्यागपत्र देता है, तो आपको बताना होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष को देता है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव, जैसे कि ये तो त्यागपत्र का बात हो गया। अब जैसे कोई अगर काम अच्छा नहीं कर रहा है ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष या क्षेत्र पंचायत, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव मतलब उसको हटाना, तो कैसे? यूपी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा नंबर 16 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब त्यागपत्र तो धारा नंबर 8 में था, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो धारा नंबर 16 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब कैसे देंगे? देखिए जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे ना, क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा लिखित सूचना डीएम कार्यालय में भेजा जाएगा। अब जैसे कैसे भेजा जाएगा? देखिए कुल जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जैसे देखिए एक क्षेत्र पंचायत सदस्य एक मतलब कि अगर कोई अध्यक्ष बना है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष बना हुआ है, तो किसी एक एरिया का बना होगा और उसमें कई सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे। तो उन क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से अगर 1/2 सदस्य एक पत्र लिख के डीएम को सौंप देते हैं। ठीक है। तो डीएम 30 दिन के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य कर देगा, मतलब कि बुलाएगा बैठक। ठीक है। 30 दिन के बैठक के भीतर अब डीएम द्वारा परगना अधिकारी को अध्यक्षता के लिए नामित किया जाएगा। तो डीएम परगना अधिकारी को बुलाएगा और उसको नामित कर देगा कि ये मैटर है, आप इसकी अध्यक्षता करिए, इसका सोल्यूशन निकालिए। ठीक है। अब 15 दिन पूर्व जैसे बैठक बुलाना है तो 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को सूचित कर दिया जाएगा कि जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। ठीक है। अब जब बैठक फिर होगी तो बैठक में क्या होगा? तो बैठक में जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात जो बीडीसी हैं, अगर 1/2 समर्थन दे तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। मतलब कि देखिए अगर बैठक बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी 1/2 चाहिए था, और अगर उसको हटाना है, मतलब कि उनको हटा देना है ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को, तो भी जब वोटिंग होगी तो 1/2 लोगों को अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो ब्लॉक प्रमुख अपने पद से हट जाता है, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। तो ये पूरा है प्रक्रिया। अब देखिए सिंपली बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए आपको ब्लॉक प्रमुख को हटाना है, तो जो सदस्य होंगे वो डीएम कार्यालय में 1/2 सदस्य हस्ताक्षर करके एक लिखित पत्र डीएम को सौंप देंगे। अब डीएम क्या करेगा कि 30 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा और उसमें परगना अधिकारी को नियुक्त कर देगा कि आप इसकी बैठक की अध्यक्षता कीजिए। अब बैठक बनाने के 15 दिन पूर्व सभी जितने भी बीडीसी लोग हैं या क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग हैं, उनको सूचित किया जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख के ऊपर आया हुआ है। तो आप सब लोग उपस्थित होंगे वहां पे। तो अगर बैठक हुआ और बैठक में 1/2 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दिया तो ब्लॉक प्रमुख या जिसको क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कहते हैं वो अपने पद से हट जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाता है, मतलब ये तो पास होने पर है, अगर अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाता है तो क्या होगा? तो 1 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव दोबारा लाया जा सकता है। अगर देखिए फेल हो गया
मान लिया आज के दिन अविश्वास प्रस्ताव आया ब्लैक प्रमुख के ऊपर और फेल हो गया, तो अब आज ही के दिन 1 साल के बाद ही आप फिर से पुनः अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब देखते हैं जो सेकंड है। अब देखिए सेकंड क्या है कि क्षेत्र पंचायत के गठन के 2 वर्ष बाद ही ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर देखिए 2 साल, जैसे कोई ब्लॉक प्रमुख आज बना तो जब तक उसका 2 साल नहीं हो जाएगा तब तक आप उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। तो वही इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है, सेम ग्राम पंचायत वाला ही काम है, तो इसको आप ध्यान से याद रखें। देखिए खाली इसमें अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग वाले में खाली 1/2 बोला हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ और अलग था ग्राम पंचायत वाले में, तो अलग था और ये अलग है, ठीक है। तो दोनों उतना डिफरेंस है। बाकी का ये वाला जो है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर फेल हो जाता है तो सेम ही है कि 2 वर्ष बाद ला सकते हैं आप और 1 वर्ष तक नहीं ला सकते हैं, तो वही है, तो वही पॉइंट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि क्षेत्र पंचायत की बैठक, क्षेत्र पंचायत की बैठक कब कैसे होती है। देखिए क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की नियमावली संख्या 84 के तहत, नियमावली संख्या 84 के तहत क्षेत्र पंचायत की बैठक होती है, ठीक है। अब बैठक में क्या होता है, गठन के प्रत्येक माह में, देखिए गठन के प्रत्येक माह में एक बार बैठक, देखिए गठन के बाद प्रत्येक माह में एक बार बैठक अनिवार्य होता है, मतलब एक बार बैठक प्रत्येक माह में अनिवार्य होता है। 2 माह के भीतर एक बैठक मिनिमम अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रत्येक माह में एक बार बैठक अनिवार्य है और 2 माह के भीतर एक बैठक मिनिमम अनिवार्य है। मतलब कि अगर एक प्रत्येक माह में नहीं हो पा रहा है फिर भी 2 महीना में एक बार मिनिमम बैठक तो अनिवार्य ही है, मतलब कि होना ही होना है, मतलब 2 महीना में एक बार बैठक क्षेत्र पंचायत का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार कौन होता है, तो ब्लॉक प्रमुख, अर्थात कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख के अलावा इसको बोलते हैं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। बैठक बुलाने के लिए यदि क्षेत्र पंचायत सदस्यों का 1/5, अब देखिए अगर मान लें कि सदस्यों को बैठक बुलाना है ब्लॉक प्रमुख से, ठीक है, किसी मुद्दे पर, तो क्या करेंगे, 1/5 सदस्य लिखित हस्ताक्षर करके प्रस्ताव को ब्लॉक प्रमुख को दे देंगे, तो ब्लॉक प्रमुख 30 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा, ठीक है, अगर 1/5 सदस्य लिखित रूप से दे देते हैं तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बैठक, अब क्षेत्र पंचायत कार्यालय में बैठक होगी तो पता है सबको। अब देखिए बैठक की सूचना दिनांक सहित सूचना 10 दिन पहले वीडियो के द्वारा प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा। अब देखिए जैसे ब्लॉक प्रमुख ने अगर बैठक बुला लिया, जैसे 1/5 सदस्यों ने लिखित रूप में ब्लॉक प्रमुख को दे दिया, अब ब्लॉक प्रमुख ने बैठक बुला लिया, तो फिर वीडियो जो होंगे खंड विकास अधिकारी जो होगा वो प्रत्येक सदस्यों को सूचना भिजवाएगा कि हाँ ब्लॉक प्रमुख ने बैठक बुलाया, और वो कितने दिन पहले, 10 दिन पहले, बैठक के 10 दिन पहले वीडियो सबको सूचना प्रेषित करेगा कि हाँ बैठक है, आपको आना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपातकाल की बैठक के लिए 10 दिन पूर्व की सूचना की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपातकाल की बैठक है तो 10 दिन के पूर्व की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव में बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब गढ़पूर्ति क्या होगी, जैसे अगर बैठक होगी तो गढ़पूर्ति भी होगी, कोरम होगा कि कितने लोग होंगे तो बैठक शुरू होगी। तो गढ़पूर्ति क्या है, टोटल बीडीसी सदस्यों का 1/3 लोग अगर उपस्थित हो तो बैठक को शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 1/3 इसकी गढ़पूर्ति है। अब आगे बढ़ते हैं कि किसी विशेष विषय के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखिए कोई विशेष विषय है, अगर कोई विशेष विषय है तो उसके लिए विशेष बहुमत मतलब 1/2 की आवश्यकता हो। अगर 1/2 सदस्य उपस्थित होंगे तभी गढ़पूर्ति पूरी होगी और तभी बैठक चल पाएगी, ठीक है। वैसे देखिए कोई नॉर्मल विषय हो तो 1/3 सदस्य उपस्थित हो तो हो जाएगी बैठक, लेकिन अगर कोई विशेष विषय हो तो आपको 1/2 सदस्य अगर उपस्थित होंगे तभी बैठक शुरू हो पाएगी, तो ये गढ़पूर्ति होगी आपका। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो बैठक की अध्यक्षता आपका करता है ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष। अगर वो एब्सेंट हो तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में से कोई एक सदस्य, अगर वो एब्सेंट हो तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्षता करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ के देखेंगे कि क्षेत्र पंचायत में जो समितियां हैं, अब आगे देख लेते हैं हम क्षेत्र पंचायत की समितियां। तो समितियों का वर्णन कहाँ किया गया, क्षेत्र पंचायत की समितियों का वर्णन क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा नंबर 88 और 89 में, धारा नंबर 88 और 89 में क्षेत्र पंचायत की समितियों का वर्णन किया गया है। अब इनमें से देखिए आपको पता है कि 6 समितियां सब जगह होती है, अस्थायी समितियां। तो देखिए पहला समिति कौन सा है, नियोजन एवं कार्य विकास समिति। तो विकास खंड स्तर पर कृषि, अब देखिए नियोजन एवं विकास समिति, तो इसका कार्य क्या है, विकास खंड स्तर पर कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यों का संचालन करना है। तो पूछ सकता है ना कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर नियोजन एवं विकास समिति का क्या कार्य है, तो कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन संबंधित कार्यों का संचालन करना, ठीक है। तो इसका सदस्य कौन होते हैं, सदस्य इसका सभापति
या ब्लॉक प्रमुख प्लस 6 अन्य सदस्य होते हैं जो कि SC ST अन्य वर्ग से होते हैं। अब विशेष आमंत्रित सदस्यों में भी 3 सदस्यों को रखा जाता है। अब विशेष आमंत्रित सदस्य आपके विधायक हो सकते हैं या विधायक MLC हो सकता है, इसको विशेष आमंत्रित सदस्य कहते हैं। ठीक है, अब एक समिति होती है आपकी शिक्षा समिति, शिक्षा समिति है। ठीक है, तो शिक्षा समिति के अंदर कौन है? सभापति तो आपका ब्लॉक प्रमुख होता है। ठीक है, नियोजन वाली में भी ब्लॉक प्रमुख होता है। विकास खंड स्तर पर प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता संबंधी कार्यों का संचालन करना इसका कार्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सदस्य कौन कौन होता है? तो सभापति तो ब्लॉक प्रमुख होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें भी होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रशासनिक समिति होती है, तो प्रशासनिक समिति का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य राशन संबंधी, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राशन संबंधी दुकानों का कार्य एवं कर्मियों की सभी प्रकार की विशेषताओं का संचालन किया जाना। तो राशन संबंधी जो भी कार्य है वो प्रशासनिक समिति देखती है। अब इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सदस्य में इसका सभापति तो होता ही है, ब्लॉक प्रमुख, बाकी का अन्य सदस्य 6 सदस्य और चुने जाते हैं। और विशेष आमंत्रित सदस्य आपको पता ही है कि ये MLC या MLA MP हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर की जो समिति है निर्माण कार्य समिति। तो निर्माण कार्य समिति में कौन, उसका उद्देश्य क्या होता है? निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। तो निर्माण कार्य की, अब इसमें सदस्य कौन होते हैं? सभापति, तो सभापति इसका कौन होता है? तो निर्माण कार्य, देखिए अभी ऊपर की जो 3 समितियां थी उनमें देखा है कि ब्लॉक प्रमुख ही ज्यादातर का सभापति हो रहा है, लेकिन जो अब जो नीचे की 3 संस्थाएं आएंगी निर्माण कार्य समिति, तो इसमें क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति को सदस्य चुना जाएगा। मतलब कि क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होंगे ना, उन्हीं में से किसी एक को इसका सभापति चुना जाएगा। इसमें ब्लॉक प्रमुख नहीं होगा, इसमें चुना जाएगा। इसमें अन्य 6 भी होंगे और विशेष आमंत्रित सदस्य तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जो 5वीं समिति है, यह चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधित समिति है। ठीक है, और इसका सभापति कौन होता? सभापति आपका होगा क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति जो सदस्य हो। ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे उनमें से किसी एक को इसका अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 6, अब देखिए सब में 6 हैं सर। ठीक है, सब में 7 सदस्य होते हैं सभापति को लेके और 6 अन्य सदस्य होते हैं। अब विशेष आमंत्रित सदस्य आपको पता है कि MLA MLC ये लोग होंगे ही। ठीक है, अब इसका जो 6वां वाला समिति है वो जल प्रबंधन समिति है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पेय जलों संबंधी कार्यों एवं राजकीय नलों का संचालन करना। ठीक है, अब इसका सभापति कौन होता है? क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में से कोई एक होता है। ठीक है, जिसको चुनते हैं लोग, मतलब सदस्यों में से कोई चुन लेगा कि आप जल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बन जाइए। मतलब इसका ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष नहीं होगा, ब्लॉक प्रमुख ऊपर के 3 जो हैं उनके ही होगा। ठीक है, नीचे के 3 का सदस्य अध्यक्ष बनता है। ठीक है, अब इसमें अन्य सदस्य कितने होंगे? 6 होंगे और विशेष आमंत्रित सदस्य आपके होंगे ही होंगे। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है नीचे कि यूपी उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत नियम 1961 की धारा 81 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का कार्य दायित्व का वर्णन करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ब्लॉक प्रमुख के कार्य दायित्व का, प्रमुख का कार्य दायित्व का वर्णन कहाँ पे है? तो धारा संख्या 81 में है और किस एक्ट के? उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा संख्या 81 में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के कार्य दायित्व का वर्णन किया गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है, आपको सीधे पूछेगा कि क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का कार्य दायित्व का वर्णन किस धारा में मतलब किस अधिनियम में किया गया है? तो आपको बताना होगा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियम 1961। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्लॉक प्रमुख के कार्य एवं दायित्व का वर्णन क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियम 1961 की किस धारा में वर्णित है? तो आपको बताना होगा धारा संख्या 81 में वर्णन है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्षेत्र पंचायत के बारे में। अब इसके बाद आपका जिला पंचायत बचा हुआ है। जिला पंचायत के बाद कुछ और थोड़े बहुत पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आपका ये जो आपका आधुनिक स्वरूप, जो पंचायतों का आधुनिक स्वरूप वाला टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो भी वित्तीय स्रोत हैं पंचायतों के उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए और ज़्यादा लाइक करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम तत्काल प्रभाव से सबसे पहले वहीं पे डालते हैं। ठीक है, आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे नीचे पट्टी दी हुई है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बता चुके हैं कि हमारे पेड ग्रुप का फीचर क्या है, उसमें क्या क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप आज पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पे उसका पूरा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से जाके शुरुआत से पढ़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि देखिए पेपर नजदीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।